डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 12 के पार्ट 3 को शुरू करने वाले हैं। इसमें हम इसके फर्स्ट चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात को पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा 6 से लेके 11 तक की एनसीईआरटी भी ख़त्म हो चुकी है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर में हम किसान, जमींदारों की स्थिति और किस प्रकार की उस समय की भू स्थिति थी, किस तरीके से उस समय के कर की व्यवस्था थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जिस तरीके की कर व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी, वह उससे हमारे किसानों की स्थिति का बारे में पता चलता है। किसानों की स्थिति के साथ साथ उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी और जमींदारों की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में भी हमें पता चलता है। और जो ये व्यवस्था या जो बंदोबस्त बनाए गए थे, ये हमारे पेपर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम पेपर उठा के देखेंगे तो हम देखते हैं कि प्री और मेंस दोनों में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ है? 1855, 1901, 1757 या 1889? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो ख़त्म होने पर बताऊँगी। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखते हैं उपनिवेशवाद और देहात का अर्थ। ये हमारा चैप्टर है, तो इसका मतलब जानते हैं। उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेश का अर्थ हम सभी जानते हैं, का अर्थ है गुलामी या गुलाम बनाने वाली जो विचारधारा है, वह एक तरीके से एक जो मेन शक्ति होती है, वह कमज़ोर देशों को अपने अपने अंडर ले लेती है, अपना गुलाम बना लेती है और उनका आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण सब तरीके से करती है। और देहात किसे कहते हैं? देहात शब्द को अक्सर गाँव या ग्रामीण जीवन पद्धति में व्यतीत करने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में देखा जाता है। अर्थात उपनिवेशवाद और देहात ये औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेज शासन का भारतीय ग्रामीण जीवन के बारे में था। और हम फिर देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ा था। कर व्यवस्था के बारे में देखते हैं। अच्छा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य तो काफ़ी टाइम से आ गया था। पहले ब्रिटिश व्यापारियों के तरीके थे और इन्होंने व्यापारियों के साथ रहते ही, व्यापारियों की स्थिति में रहते ही हुए भी कर व्यवस्था और यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था दोनों पे अपनी पकड़ बना ली थी। प्लासी का युद्ध जो हुआ था, जो मुर्शिदाबाद में हुआ था, उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में अपनी जो पकड़ थी उन्होंने बहुत मजबूत कर ली थी। और अंग्रेजों के अधीन आने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र और सबसे पहला क्षेत्र बंगाल बना था। कर व्यवस्था के बारे में जानते हैं। बंगाल पर विजयी होने के बाद अंग्रेजों ने टैक्स वसूलने की व्यवस्था बनाई थी। अंग्रेजों के समय काल में मुख्य रूप से 3 प्रकार की व्यवस्था प्रचलित में थी। इस्तमारी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तर कर्नाटक के लगभग भूभाग में से लगभग 19% भूभाग में लागू किया गया था। दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था असम, मद्रास, मुंबई के प्रांतों में लागू किया गया था, जो औपनिवेशिक भारत की भूमि का लगभग 51% थी। तीसरी व्यवस्था है महलवाड़ी व्यवस्था। यह 1822 में आई थी। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया गया था। यह औपनिवेशिक भारत की भूमि का लगभग 30% हिस्सा था। हम देखते हैं हम थोड़ा देखते हैं स्थायी बंदोबस्त के बारे में अच्छे से। स्थायी बंदोबस्त भारत में औपनिवेशिक शासन बंगाल में स्थापित किया गया था। यहाँ यही वह प्रांत था जहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित किया गया था। 1793 में बंगाल के राजाओं और तालुकोदार के साथ ये लागू किया गया था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कॉर्नवालिस थे। इन्हें जमींदार कहा गया और उनका कार्य सदा के लिए कर एकत्रित करना था। इसके साथ साथ वहाँ पे जो इनके जो उद्देश्य थे वह क्या था? उनके उद्देश्य ये थे कि वो कंपनी को स्थायी रूप से राजस्व की जो नियमित राशि है वह प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ अकाल की स्थिति आदि में भी व्यापार जब पतन की ओर भी चल रहा हो तब भी इन्हें अच्छे से कर प्राप्त हो सके। हम ये देखेंगे कि कंपनी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिन्होंने उन्हें विशेष अधिकार, सैन्य अधिकार और स्थानीय न्याय अधिकार के साथ साथ सीमा शुल्क अधिकार भी दे दिए थे। स्थायी बंदोबस्त से जमींदारों को कई लाभ हुए थे। वह वास्तविक स्वामी बन गए थे और उनका जो ये अधिकार था वह वंशानुगत भी बन गया था और जमींदारी व्यवस्था बहुत मजबूती से बढ़ने लगी थी। लेकिन किसानों पर बहुत बुरे प्रभाव हुए थे। किसानों को जमींदार की दया पर छोड़ दिया गया था और जमींदार उनका शोषण करते थे। किसानों का कोई हक रह ही नहीं गया था और वह जमीन पर केवल मजदूर बन के रह गए थे। फिर देखते हैं बंगाल और वहाँ के जमींदारों के बारे में।
जमींदार की जो शक्ति थी वह बहुत महत्वपूर्ण शक्ति थी। जैसे कि हम एक सबसे पहली जो एक घटना के बारे में देखेंगे वह वर्धमान में की गई एक नीलामी की घटना है। ब्रिटिश कंपनी के अनुसार स्त्रियों से संपत्ति नहीं ली जाती थी, जिसके कारण वर्धमान के राजा ने एक अपनी जमीन का कुछ हिस्सा अपनी माता जी के नाम कर दिया और उसका राजस्व भुगतान नहीं किया। फलस्वरूप राजस्व की रकम बढ़ गई, लेकिन कंपनी के द्वारा उनकी भूमि की नीलामी प्रारंभ कर दी। तो जमींदार के लोगों ने ही अपनी ही ऊंची बोली लगाकर उस जमीन को खरीद लिया। बाद में कंपनी के अधिकारी ने इस राशि को देने से इनकार कर दिया और विवश के अधिकारियों ने दोबारा जब प्रक्रिया प्रारंभ कर दी तो लोगों ने दोबारा से यह कार्य कर दिया। जब बोली लगाने वाले लोग बहुत ज़्यादा थक गए तब उस भूमि को कम कीमत में राजा को बेचने पड़े थे। इस प्रकार 1793 से 1801 के बीच में बंगाल की 4 बड़े जमींदारों की नीलामी से एक वर्धमान के जमीन की भी हुई, जिसमें बहुत बेनामी खरीद हुई थी। इसमें लगभग 95% से अधिक जो फर्जी बिक्री थी वह फर्जी थी। हम देखते हैं इसके साथ साथ कि राजस्व जो राशि थी उसमें जब जमींदार चूक जाते थे तो उनके साथ किस तरीके से चीज़ें की जाती थी या उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाता था। राजस्व राशि से जब जमींदार चूक जाते थे उसके कई कारण होते थे, जैसे कि अकाल पड़ना। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा था, जिससे कृषि की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से जमींदारों को कर चुकाने में आसानी नहीं होती थी। इसके अलावा जो राजस्व की राशि थी वह भविष्य को ध्यान में रखकर 1793 में के आधार पर निर्धारित की गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। दरें जो थी वह स्थायी थी, चाहे फसल खराब हो या अच्छी हो उसे बदला नहीं जा सकता था, जिससे कभी कभी जब फसल खराब होने पर बहुत ही ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता था। इसकी जो दरें थी वह काफ़ी ऊँची थी, राजस्व चुकाने के लिए बहुत समय दिया होता था। और इसमें सूर्यास्त विधि का भी प्रयोग होता है। सूर्यास्त विधि क्या होती थी? सूर्यास्त विधि जमींदारों के लिए एक तरीके की विधि बनाई गई थी। इसमें क्या किया जाता था कि जब जैसे कि इस विधि में जमींदारों से निश्चित तिथि में सूर्यास्त तक अपना राजस्व अगर नहीं चुका पाते थे तो कर की कीमत दोगुनी कर दी जाती थी और कई स्थितियों में जमींदारों की जो संपत्ति थी उसको भी नीलाम कर दिया जाता था। जो ये स्थिति थी ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी और इससे मतलब काफ़ी भूमि जमींदारों की चली गई थी। कई स्थानों पर यह भी स्पष्ट नहीं था कि लगान कौन एकत्रित करेगा। अमीर किसान जमींदारों को लगान देने के लिए उठाते थे और छोटे किसान जिससे लगान आगे ना दे पाते थे। मतलब जितने भी लोग अमीर लोग थे वह तो अपना लगान दे देते थे और फिर लेकिन जो छोटे किसान थे जब उनकी खेती अच्छी नहीं हो पाती थी तो उन्हें काफ़ी कष्ट होता था। फिर हम देखते हैं 5वीं रिपोर्ट के बारे में। 5वीं रिपोर्ट 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत की थी। इसमें लगभग 1002 पेज थे और 800 से अधिक जमींदारों और किसानों की अर्जियां शामिल थी। इस कंपनी ने 1760 के दशक में मध्य में जब बंगाल में प्रशासन संभाला था तब इंग्लैंड में उनके प्रत्येक क्रियाकलापों पर विशेषता से नज़र रखी जाने लगी थी। इसकी क्या विशेषताएं थी? भारत में कंपनी के एकाधिकार का इंग्लैंड में विरोध हुआ, अन्य राजनीतिक दलों ने हस्तक्षेप किया और वह इसके विरोध में थे। निजी व्यापारियों का भारतीयों के प्रति आकर्षण बढ़ा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना फ़ायदा देख के अन्य व्यापारियों का भी भारत के प्रति आकर्षण बढ़ गया था। कंपनी पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे। 5वीं रिपोर्ट के आधार पर जो कंपनी का शासन था वह इंग्लैंड में एक बहुत बड़े वाद विवाद का कारण बन गया था। ब्रिटिश कंपनी संसद ने कंपनी पर अंकुश लगाने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और संसद ने कंपनी को नियमित रूप से अपने पास रिपोर्ट बांधने के लिए बाध्य भी किया था। 5वीं रिपोर्ट की कई आलोचना भी हुई है। यह एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बारे में ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद को जन्म दे दिया था। इस रिपोर्ट में कंपनी के शासन को उजागर किया गया था और जमींदारों का पतन किस तरीके से होता है उसके बारे में बताया गया था। कंपनी के विरुद्ध ब्रिटेन के व्यापारियों के दबाव से ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का फैसला लिया। मतलब एक तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो काफ़ी फ्री छोड़ दी गई थी ब्रिटिश सरकार की तरफ से। लेकिन जब ये रिपोर्ट आई और उसके काफ़ी अनियमितताओं के बारे में या भ्रष्टाचार के बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने अपनी पकड़ वापस बना ली थी। फिर हम देखते हैं पहाड़ी लोगों के बारे में और किस तरीके से ये व्यवस्था चलती थी। पहाड़ी लोग जो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे, यह पहाड़ियाँ वर्तमान में पश्चिम बंगाल के अंदर मौजूद है। बुकानन के अनुसार यह जो पहाड़ियाँ थी अभेद थी। यहाँ यात्री भी जाने से डरते थे क्योंकि जो ये लोग थे उनका व्यवहार बहुत शत्रुतापूर्ण था और उनका जो जीवन था वह जंगल पर ही आधारित था। वह झूम खेती किया करते थे।
इसके साथ साथ वह खाने के लिए जंगल से महुआ के फूल, रेशम, लाल काठ, कोयला आदि बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा किया करते थे। पेड़ों के नीचे छोटे छोटे पौधों पर वह पशुओं की चारगाह के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके साथ साथ वह भूमि को साफ करके झाड़ियों में आग लगा देते थे और उसकी राख का प्रयोग खाद के रूप में करते थे। जैसे जैसे जंगल खत्म होता गया और कृषि योग्य भूमि में वृद्धि होती हो गई, वैसे वैसे इनका जीवन मुश्किल होता रह गया। इनका इलाका छोटा होता गया और इनकी जो जीवन पद्धति थी वह भी नष्ट होगी। खाने की फसलें ज्वार, बाजरा लेते थे और ज़मीन में उपजाऊ बनाने के लिए प्रति भूमि के कुछ समय के लिए ये खाली भी छोड़ देते थे। मतलब इन्होंने अपना जीवन एक तरीके से पूरे जंगल में ही आधारित कर रखा था। उसी के आधार पर वो अपना जीवन जीते थे और जैसे जैसे जब जंगल ख़त्म होते गए तो इनके लिए जीवन थोड़ा सा कष्टपूर्ण होता रहा था। फिर हम देखते हैं संथालों के बारे में। संथालों का आगमन 18वीं शताब्दी में पहाड़ियों के समक्ष ये समस्या उभरी थी, जो थी संथालों का आगमन। संथाल लोग जमीन को जोत के चावल और कपास उगाते थे। जंगलों को काट के ये इमारती लकड़ियाँ निकालते थे। ये लोग जो थे संथाल ये राजमहल के निचले क्षेत्रों में आके बस गए थे। इस क्षेत्र में रहने के कारण पहाड़ियों लोगों को पीछे जाना पड़ा था और ये दोनों आपस में जनजातियाँ थी और इनके बीच में काफ़ी हद तक संघर्ष भी हुआ था। पहाड़िया लोग खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, जबकि संथाल लोग हल का प्रयोग करते थे। संथालों की बसावट मतलब संथाल पर कंपनी का ध्यान तब गया जब उन्होंने राजमहल की पहाड़ियों पर जंगल साफ करने के लिए आमंत्रण दिया, क्योंकि जो संथाल थे वह स्थायी कृषि करते थे और हल भी चलाते थे। कंपनी द्वारा 1832 में राजमहल के निचले भाग में बसने के लिए एक बड़ा क्षेत्र संथालों को दे दिया गया था। इस जगह को संथालों की भूमि घोषित किया गया और इनकी सीमाओं को भी सीमांकित कर दिया गया था। जब सरकारी अधिकारियों जमींदारों व्यापारियों पर अत्याचार करने लगे तो उसके विरोध में संथालों ने भी एक विद्रोह किया, जिसे संथाल विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। यह 1855 से 1856 में प्रारंभ हुआ और इसका नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने किया था। ये जो संथाल के नेता थे। इस विद्रोह के अंतर्गत सरकारों ने जमींदारों के समायोजन में घरों को लूटा, खदानों से छीना और सरकारी अधिकारियों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए मारपीट करके उनका दमन किया, जिससे विद्रोह करने वाले लोग और उग्र हो गए थे। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि संथालों ने सिंधु और कान्हू को ईश्वर का भेजा हुआ दूत माना और उन्हें विश्वास था कि उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए भेजा गया है। संथाल अस्त्र शस्त्र, तीर कमान, भाल, कुल्हाड़ी आदि लेके एकत्रित हुए और अंग्रेजों तथा जमींदारों से धमकी दी और अपनी 3 मांगे प्रस्तुत की थी। क्या थी उनकी मांगे? कि उनका शोषण बंद किया जाए, उनकी ज़मीनी वापस की जाए और उनको स्वतंत्र जीने का अधिकार दिया गया। इस विद्रोह का दमन हुआ। जब संथाल विद्रोह काफ़ी तीव्र गति से फैल गया तो विद्रोह में निम्न वर्ग की गैर संथालियों ने भी इनका साथ दिया, लेकिन इसके विपरीत कंपनी के बाद जो था वो काफ़ी आधुनिक हथियार थे। मतलब ऑब्वियसली संथालियों के कंपैरिजन में इनके अधिकार जितने भी हथियार थे वह काफ़ी अच्छे थे, जिसके कारण इनका जो विद्रोह था उसे दबा दिया गया। इस विद्रोह के पश्चात संथाल को संतुष्ट करने के लिए अंग्रेजी अधिकारियों ने कुछ विशेष कानून भी लागू किए और संथाल परगना को पुनः निर्माण किया, जिसके अंतर्गत जो 5500 वर्ग मील का क्षेत्र था यह इन्हें वापस दे दिया गया, जिसमें भागलपुर और बीरभूमि का जिला भी आता था। फिर हम जानते हैं कुछ फ्रांसिस बुकानन के बारे में। फ्रांसिस बुकानन ने संथालों के बारे में या पहाड़ी व्यक्ति थे उनके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं, काफ़ी रिसर्च करी है। इनके जो महत्वपूर्ण साक्ष्य भारत के विवरण में जितने भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं उसमें इनका योगदान बहुत ज़्यादा है। ये उस समय 1794 से लेकर 1815 तक की जानकारी देते हैं। ये जो व्यक्ति थे ना ये इतिहासकार थे ना ही सेवा अधिकारी थे लेकिन इनके जो विवरण हैं वह काफ़ी अच्छे हैं और तथ्य योग्य हैं। यह एक बहुत बड़े चिकित्सक थे और वह कुछ समय तक वैजली के शल्य चिकित्सक बन के भी रहे हैं। उन्होंने कोलकाता में एक चिड़ियाघर भी स्थापित किया था जो बाद में अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ समय तक ये वनस्पति विज्ञान के प्रभारी भी रहे हैं। बाद में बंगाल सरकार के निवेदन पर यह कंपनी के क्षेत्राधिकारी वाली भूमि पर सर्वे किया है और वहीं से उन्होंने इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया था। बाद में वह अस्वस्थ हो गए और 1805 में वह वापस ब्रिटेन लौट गए थे। फिर हम देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। ठीक है, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वह उसका प्रारंभ 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसियों
के बारमहल में जिले में सर्वप्रथम लागू किया गया था। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद संपूर्ण मद्रास में 1820 ईस्वी में कैप्टन मुन्नो द्वारा प्रयोग किया गया था। इसके अंतर्गत कंपनी और रैयतों के बीच सीधा संबंध किया गया था। रैयत क्या, किसानों को रैयत कहा जाता है। ठीक है। राजस्व के निर्धारण में लगान वसूल करने के लिए किसी जमींदार या बिचौलिया की भूमिका नहीं रही थी। इन लोगों ने किसान को भूमि का स्वामी माना था। जो राजस्व सीधे कंपनी को देना था, इन्हें अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था और कर न चुकाने पर उन्हें भूमि देना पड़ती थी। यह जो भूमि थी, यह अवधि समाप्त होने पर, इसका मतलब जो ये व्यवस्था थी वह एक टाइम पीरियड के साथ, जैसे स्थायी बंदोबस्त में जो कर की दरें थी वह निर्धारित थी। इसमें ऐसा नहीं था। इसमें कर की जो दरें थी उसको बार बार बदला जा सकता था। यह व्यवस्था लगभग 30 वर्ष तक चली थी और 1820 में जहाँ पे उन्हें लागू किया गया था वहाँ कुछ भू सर्वेक्षण नहीं हुआ था। रैयतों की इच्छा अनुसार खेत न देकर कंपनी के अधिकारी उन्हें खेतों में काम भी करवाने लगे और भूमि कर भी बढ़ा दिया गया, जिससे कृषक वर्ग अपनी भूमि साहूकार के पास गिरवी लेकर ऋण भी रखाते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था से क्या प्रभाव हुआ था? यह जो थी ये व्यवस्था ये कृषकों के लिए हानिकारक सिद्ध हुई थी। इससे ग्रामीण व्यवस्था में गिरावट आई और जो कृषक थे वह गरीब और ऋणग्रस्त हो गए थे। इस व्यवस्था के कारण लगभग 1,80,000 एकड़ जमीन जो मद्रास की थी वह पड़ती रह गई थी। इस व्यवस्था में ने कृषि व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा गिरावट ला गई थी। इसके जब मुंबई में ये व्यवस्था रही थी, मुंबई में ये व्यवस्था 1819 से 1827 में लागू हुई थी। इसी समय वहाँ पे एक अधिकारी ने सर्वेक्षण किया और निश्चित किया कि यहाँ भूमि की उपज 55% है, क्योंकि सर्वेक्षण गलत होने पर उपज का जो निर्धारण था या जो आकलन था वह भी नहीं किया जाता था। फिर हम देखते हैं महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। सन 1822 में लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रांत में यह लागू की गई थी। इस व्यवस्था में के अनुसार जमींदार को एक निश्चित राजस्व देना पड़ता था और वह शेष अपने पास रखता था। महलवाड़ी महल तथा वाड़ी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गाँव के प्रतिनिधि या जमींदार जिनके पास अधिक भूमि थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूल करने का कार्य किसी मुकद्दम प्रधान या किसी बड़े रैयत या किसान को दिया जाता था, जो राजस्व एकत्रित करके संपूर्ण भूमि का कर देता था। इसका क्या प्रभाव हुआ? इसके कारण जमींदारों की स्थिति में गिरावट आई। कंपनी द्वारा राजस्व के जाल में फंसने के कारण वह राजस्व की दर नहीं चुका पाए और कंपनी द्वारा जिस वजह से इनकी भूमि छीन ली गई थी और राजस्व की वसूली पूरी ना होने पर जमींदार व किसान मजदूर बन गए थे। गरीबी, अकाल व मंदी के कारण किसानों और जमींदार की स्थिति में लगातार गिरावट आ गई, जिसके कारण काफ़ी रोष उत्पन्न हो गया था और ये जो सारे गुस्सा था वह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना था। फिर हम देखते हैं दक्कन दंगा के बारे में। दक्कन दंगा 12 मई 1875 को पुणे जिले के सुपा नामक गांव में यह आंदोलन हुआ था। इस विद्रोह में सुपा गांव के रैयतों ने मिलकर साहूकार के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त किया था। किसानों द्वारा साहूकार के लेखा खाता को जला दिया गया और उनके घर में आग लगा दी गई थी और अनाजों को भी लूट लिया गया था। यह जो विद्रोह था वह 1857 की भांति ही था। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा मुंबई से सरकार पर मामले के लिए जांच कराने का दबाव डाला गया और तब दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया था 1875 में। इसमें जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया और जांच की तैयारी के बाद इस रिपोर्ट को 1875 में पार्लियामेंट भेजा गया। इस रिपोर्ट में रैयतों पर अत्याचार तथा उनके असंतोष, किसान वर्ग और ऋणदाताओं के बयान, भू राजस्व की कीमतों और जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट और रैयतों के विचारों को संकलित और याचिकाओं को संकलित किया गया है। इसके बाद मतलब ये पता चलता है कि क्यों उन्होंने, क्या ऐसा रीज़न होगा था जिस कारण उन्होंने ये विद्रोह किया था। और इस विद्रोह के बारे में ये जो जितने भी ब्यौरे हैं ये काफ़ी अच्छी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं आज के प्रश्न पे। आज का प्रश्न था कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो इसका उत्तर है 1855। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।